हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष पराशर, फैकल्टी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कॉन्सेप्ट डिकोडर। सो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम पढ़ रहे हैं एसएफडी एंड बीएमडी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले से भी कंप्लीट है, बस आई एम अपडेटिंग दैट प्लेलिस्ट ओके विद सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जहां जहां पर कुछ कुछ बचा हुआ है उन सब टॉपिक को अपडेट की जा रही है। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की फुल प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख सकते हो, ठीक है। देखिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्सेप्चुअली वेरी मच स्ट्रॉन्ग टू क्रैक एग्जामिनेशन लाइक ईएससी गेट एंड जेई। 2022 का जो ईएससी गेट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, क्लियर है, कैलेंडर रिलीज हो चुकी है। सो अभी से कम प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट 6 महीने का जो प्रिपरेशन होगा इस दौरान आप अपने आप को इतना सॉलिड बना लो कि एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। अभी से अगर ढीला कर देंगे कि प्रिपरेशन, हाँ चलिए एग्जामिनेशन में भी टाइम है बाद में करेंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 5-10 मिनट, 1 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट इन सब वीडियो कोर्सेज के ऊपर मत जाइए। मैं बारंबार कह रहा हूँ, किसी भी चीज को फुल डिटेल में पढ़िए, डिटेल में पढ़ के एग्जामिनेशन में जाइए जितना भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगी एसएफडी बीएमडी को ड्रॉ करने का। ये क्वेश्चन ईएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन लिखिए, ए बीम एबीसीडी इज हिंज्ड एट ए एंड सिंपली सपोर्टेड एट डी, comma a vertical strut BE 1 meter long is fixed at B as shown in figure, comma a frictionless pulley is attached at C, comma a flexible string carries a load 10√2 kilonewton which passes over the pulley। ये डिटेल गिवन है आपको। ड्रॉ एसएफडी बीएमडी एंड एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम फॉर द बीम एबीसीडी। ये रहा बीम एबीसीडी, ये है आपका स्ट्रट। स्ट्रट एक वर्टिकल मेंबर होती है जिसमें जनरली लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस होते हैं, ओके। सो दिस इज योर स्ट्रट। नाउ इसके लिए हमको एसएफडी बीएमडी एंड एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनानी है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमको फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करनी होगी। कैसे, देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, मतलब E और C के बीच में जो ये हरा वाला स्ट्रिंग है, यहाँ पर बीच में कट मार दूंगा। सबसे पहले ये कट मारता हूँ, ठीक है। और मैं कट मार दिया, और उससे भी पहले मेरे को क्या करना होगा, ये एंगल को पता लगाना होगा। देखिए ये एक ट्रायंगल बना रहा है छोटा सा, मतलब ये स्ट्रट, ये मान लो B, ये पॉइंट E, और ये आपका B, ये पॉइंट C, और ये स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग। तो ये एक छोटा सा, यहाँ पर पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रहा है, लेकिन ये छोटा सा एक ट्रायंगल बना रहा है। ये एंगल तो मेरा 90 डिग्री है, ये मेरे को पता है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मेरे को पता लगाना होगा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मेरे को पता लगाना होगा। थीटा, मतलब थीटा E और थीटा C मेरे को दोनों पता लगाना होगा। आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज जनरली 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक मैथमेटिक्स की पता है। तो पहले चलिए थीटा पता लगाते हैं। ये थीटा कैसे पता लगाएंगे, देखो मैं ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। ये मेरा ट्रायंगल हो गया। तो ये मेरा कितना है, 1 मीटर। ये मेरा कितना है, 1 मीटर। ये मेरा क्या, परपेंडिकुलर, ये मेरा है बेस, इसको मैं मान रहा हूँ थीटा, ये है थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू P/B इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आपको पता है सम ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज जनरली 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो जिसमें से ये एंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको थीटा पता चल गया, थीटा इज योर 45 डिग्री। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग पर एक एक्स सेक्शन, यहाँ पे एक कट लगा दिया। तो कट लगाने के बाद मेरा मेंबर कैसा दिखेगा, देखो। तो मैं जस्ट वो इस जहाँ पे स्ट्रिंग था वहां पर फोर्सेस को अभी रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये स्ट्रिंग 10√2 किलो न्यूटन का फोर्स कैरी कर रहा है। तो कट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन 10√2 किलो न्यूटन का लोड यहाँ कैरी कर रहा होगा ये स्ट्रिंग। इसमें भी फोर्स कितना होगा इस डायरेक्शन में, 10√2
किलो न्यूटन का। क्लियर है? अब देखो, अब आपको ये एंगल्स पता है कौन से, ये वाले, ये एंगल्स कितना है, ये एंगल है 45 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल है 45 डिग्री। ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं जब इन फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा तो देखिए हमारा सी, पॉइंट सी पर और पॉइंट ई पर, पॉइंट सी और पॉइंट ई पर मेरे को दो फोर्स देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब वो कौन कौन से फोर्स देखने को मिलेंगे अगर मैं यहाँ रिजॉल्व करता हूँ, देखना मैं बस उसी पार्ट के लिए रिजॉल्व करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखो ये पॉइंट सी हो गया, ये स्ट्रिंग था मेरा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का एंगल मेरे को पता है, ये भी एंगल है 45 डिग्री का। तो देखिए, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी है 10√2 का। तो देखो जब मैं रिजॉल्व करूंगा इस ये 10√2 ये जो स्ट्रिंग पर है इसको, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे को क्या मिलेगा, 10√2 साइन 45 डिग्री हम लिख सकते हैं। फिर पॉइंट सी से ही, इसी पॉइंट से एक्सियल डायरेक्शन में इस तरफ हमको एक फोर्स मिलेगा 10√2 cos 45 डिग्री, ठीक है। यहां तक हमको समझ में आया। नाउ पॉइंट ई पर अगर रिजोल्यूशन लिखें, पॉइंट ई पर, तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा हमको 10√2 क्या मिलेगा, साइन 45 डिग्री, और एक वर्टिकल फोर्स मिलेगा या फिर एक्सियल फोर्स जो ये मेंबर कैरी कर रहा होगा, कौन सा, ये स्ट्रट, और वो कितना होगा 10√2 cos 45 डिग्री। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो इन सब चीजों को मैं रिमूव करूंगा और जनरली बीम के ऊपर जो लोडिंग है वो लोडिंग टोटल कितना है इसको मेरे को पता लगाना है। तो अभी मैं फोर्सेस को और रिजॉल्व करता हूं। अब ये जो सेकंड वाला डायग्राम बनाया, इसी डायग्राम को मैं और आगे रिजॉल्व करूंगा। तो देखो, और आगे रिजॉल्व करने का क्या मतलब है, लोड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे को ये बताओ, यहाँ पे पॉइंट सी पे देखो, पॉइंट सी पर 10√2 साइन 45 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इसी पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है, क्या, 10√2 किलो न्यूटन इतना का। तो यहाँ पर मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूँ सब्ट्रैक्ट करके, और उसका डायरेक्शन जो जौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स, नेट पॉइंट लोड पॉइंट सी पर एक्ट कर रहा होगा, चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड में। चलिए इसको लिखते हैं, इन सब चीज़ों को। ये हो गया पॉइंट सी का बात। फिर पॉइंट ई पर देखिए, एक तो एक्सियल पॉइंट लोड आ रहा है, मतलब लोड शिफ्टिंग अगर मैं करूंगा तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये मैं पॉइंट ई का बात कर रहा हूँ, देखना पॉइंट ई ये, और ये स्ट्रट का हाइट कितना है 1 मीटर। तो देखो ये हो गया 10√2 साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे ये एक पॉइंट लोड ऑलरेडी कैरी कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक पॉइंट लोड ऑलरेडी कैरी कर रहा है जिसका वैल्यू है 10√2 cos 45 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट है पॉइंट बी, ओके। अब देखिए, अगर अब ये मेंबर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ऐसे। अब देखो, अगर मैं लोड शिफ्ट करूंगा तो लोड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी पॉइंट से जिस पॉइंट पे आप लोड शिफ्ट करोगे उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो देखो ये जो लोड है कौन सा, 10√2 साइन 45 डिग्री, इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगा पॉइंट बी पर, तो देखिए शिफ्ट कर दिया, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10√2 साइन 45 डिग्री, समझ रहे हैं। देखो अब ये जो लोड है ये ट्रांसवर्स है, तो इसके कारण एक मोमेंट भी डेवलप होगा ना, कहां पर, पॉइंट बी के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि पॉइंट बी पर, मतलब ये जो बी स्ट्रट है ये पॉइंट बी पर इस मेंबर से, बीम से रिजिडली कनेक्टेड है, तो उसके कारण एक मोमेंट भी वहां पे डेवलप हो रहा होगा, है ना। तो वो मोमेंट जो डेवलप हो रहा होगा वो किस नेचर का डेवलप हो रहा होगा, देखो ये इस तरह से है ना। तो ये पॉइंट बी को मान लो फिक्स, तो ये किस तरह से रोटेट करवा रहा है पॉइंट बी को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
10√2 साइन 45 डिग्री इंटू 1, ये 1 मीटर का ही है ना, इंटू 1, ठीक है। और ये उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लोड शिफ्टिंग करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पॉइंट बी पर मैं फोर्सेस को कैसे लिख सकता हूँ, देखना, इसको मिटा रहा हूँ। आफ्टर लोड शिफ्टिंग, डूइंग ऑल लोड शिफ्टिंग, पॉइंट बी पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना। सबसे पहले हमको फोर्सेस निकालनी है, तभी तो हम रिएक्शन वगैरह निकाल पाएंगे। तो देखो मैं लिख सकता हूँ पॉइंट बी पर सबसे पहले एक पॉइंट लोड एक्सियल डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2 cos 45 डिग्री। फिर ये ट्रांसवर्स लोड, एक पॉइंट लोड। फिर ये एक्सियल डायरेक्शन में एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड होगा 10√2 sin 45 डिग्री। फिर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2 sin 45 डिग्री इंटू 1। तो ये पॉइंट बी का बात हो गया। उसी तरह से आपका जो पॉइंट सी था, पॉइंट सी, तो ये मान लो आपका पॉइंट सी है, ये है पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे मेरा क्या आया था, एक फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में जिसकी मैग्नीट्यूड थी 10√2 cos 45 डिग्री। और क्या आएगा पॉइंट सी पे, देखो पॉइंट सी पे क्या था, दो फोर्सेस थे पॉइंट सी पे। एक अपवार्ड डायरेक्शन में था आपका 10√2 sin 45 डिग्री का, और उसी पॉइंट पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में था 10√2 का फोर्स। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो। अच्छा, ये आपको पता है sin 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री होता है, और जिसकी वैल्यू कितना होगी 1/√2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे sin 45 डिग्री की जगह पे 1/√2 पुट करेंगे तो ये क्या बचेगा 10, और ये √2 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1.41। तो मैग्नीट्यूड में कौन सा बड़ा है, ये 10√2 बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, ये समथिंग 14 किलो न्यूटन हो जाएगी, और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है कि नहीं। तो नेट मेरा फोर्स डाउनवर्ड होगा, पॉइंट लोड यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 10, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 ब्रैकेट √2 - 1। सिंपल है, 10 √2 - 1, और नेट फोर्स डाउनवर्ड। उसी तरह से यहाँ पर देखो, चूंकि हमको आपको पता चल गया sin 45 cos 45 क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे देखो, ये जो एक्सियल फोर्सेस यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट बी और पॉइंट सी पर, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे जो एक्सियल फोर्सेस लिखा है 10√2 sin 45, 10√2 cos 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 इधर दोनों का खत्म, दोनों का √2 खत्म। तो क्या बचा 10 किलो न्यूटन के एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। फिर ये यहाँ पे भी ये मूवमेंट में √2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने का मूवमेंट बचेगा 10 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। और ये पॉइंट लोड कितने का बचेगा, ये भी 10 किलो न्यूटन का। समझ गए आप। तो ये होगा आपका लोडिंग ऑन दैट मेंबर। तो चलिए अब मैं पूरा का पूरा कंप्लीट बीम बना के दिखाता हूँ लोडिंग का। तो देखिए, जो लोडिंग हमने निकाला इस मेंबर के ऊपर वो कैसा था, ये बीम है, ए बी सी डी बीम है, और स्पैन लेंथ कितना है, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये 2 मीटर के स्पैन है, 3 स्पैन है टोटल। और जो लोडिंग हमने निकाला, देखिए पॉइंट बी पर एक एक्सियल लोड 10 किलो न्यूटन का, पॉइंट सी पर भी एक एक्सियल लोड 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। पॉइंट सी पर एक नेट डाउनवर्ड पॉइंट लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ब्रैकेट √2 - 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। पॉइंट बी पर एक नेट डाउनवर्ड पॉइंट लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन, ठीक है। और पॉइंट बी पर एक कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन मीटर। तो दिस इज माय लोडिंग डायग्राम की नहीं फॉर दिस बीम। समझ रहे हो, हमने फोर्सेस को वो जो स्ट्रिंग पर, मतलब वो स्ट्रट और स्ट्रिंग वाला सिस्टम जो एक पुली से पास हो रहा था,
वहां पर हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया, तो ये सारे मेरे को फोर्सेस मिल गए इस बीम के ऊपर, तो ये बन गया मेरा बीम का लोडिंग डायग्राम। अब इस लोडिंग डायग्राम के लिए हम इजीली एसएफडी, बीएमडी एंड एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है एसएफडी। लेट्स सपोज एसएफडी बीएमडी हम पहले बनाते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? सपोर्ट रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने होंगे। तो मेरे कितने सपोर्ट रिएक्शन होंगे? देखो बच्चों, एट सपोर्ट ए हिंज सपोर्ट 2 सपोर्ट रिएक्शन RAHA, एट सपोर्ट डी सिंपल सपोर्ट 1 सपोर्ट रिएक्शन ओनली RD। ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो जब भी सपोर्ट रिएक्शन लिखोगे तो एक एक्सिस बना लेना अपने पेपर पे, अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन है XYZ एक्सिस रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, XYZ। फिर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लिखेंगे। सपोर्ट रिएक्शन, टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन ऐसा लिखना है। पॉइंट 1 कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, ये लिखा। फिर क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ये बीम देखो डिटर्मिनेट है, क्यों? डिटर्मिनेट बीम में क्या होता है, जितने आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ अननोन होंगे। तो नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे कितना है? सपोर्ट ए पर 2 और सपोर्ट डी पर 1, तो नंबर ऑफ अननोन 3, और आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ व्हाट? एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी सपोर्ट या फिर एनी पॉइंट इन द बीम इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो 3 इक्वेशन से 3 अननोन निकल जाएंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पूरे एग्जाम में, कहीं पर भी, ES, गेट, SSC, कोई भी एग्जाम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है वहां जनरली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, जहां पर आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फोर्स स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड, इन सब में से कोई एक मेथड को यूज करके स्ट्रक्चर को सॉल्व करना होगा, उसके सपोर्ट रिएक्शन निकालने होंगे, फिर जाके आपको उसका एसएफडी एंड बीएमडी आप बना पाओगे, ठीक है। लेकिन सोम में ऐसा कुछ नहीं है। सोम में जस्ट यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, इनको यूज करके आपका सपोर्ट रिएक्शन सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? और हमेशा देखिएगा, जो भी मेंबर होती है हमारा, मेंबर इज ऑलवेज बैलेंस्ड, उस पे जो लोड होता है वो हरदम बैलेंस्ड होता है। मतलब इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना ही चाहिए कोई भी मेंबर के लिए। अगर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उस मेंबर में डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, डायनामिक्स होगा, तो वो चीज सोम में या फिर स्ट्रक्चर में हम अलाउ नहीं करते हैं। आप कभी घर देखे हो कि घर चलते हुए जा रहा है? नहीं ना। या फिर बीम देखे हो, थोड़ा सा भी हवा आया, मान लो विंड लोड आया थोड़ा सा भी, इसके कारण बीम आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं। हम इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं। तो हम जब भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो पूरा इक्विलिब्रियम में रहता है। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर पे, पूरे मेंबर पर जो लोड है वो बैलेंस्ड होगा, ठीक है। जितना लोड है उसको उतना रिएक्शन मिल रहा होगा। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो मेरे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है बच्चों, है ना। तो मैं पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 या फिर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? RA प्लस RD इक्वल टू 10 प्लस 10 रूट 2 माइनस 1। मेरा इक्वेशन 1 हो गया, यहां से मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन, समेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जब लिखूंगा तो ये देखिए, यहाँ पे एक्सियल फोर्स मेरा क्या है? HA। तो मेंबर में एक्सियल फोर्स है क्या? है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखिए मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मैं लिखता हूँ HA प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये प्लस 10 माइनस 10 खत्म, तो HA इक्वल टू क्या निकल गया? HA इक्वल टू 0। तो दूसरा सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, ठीक है। तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ
मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस अबाउट एनी सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट मेरा दोनों है, कौन सा, ए सपोर्ट ए भी मेरा सिंपल सपोर्ट है, सपोर्ट डी भी मेरा सिंपल सपोर्ट है। तो किसी भी सपोर्ट के अबाउट मैं मोमेंट इक्विलिब्रियम लिख दूंगा। तो लेट्स सपोज मैं सपोर्ट डी के अबाउट लिख रहा हूँ, तो डी इक्वल टू 0। तो मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि हमको क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक करना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक मतलब ऐसे फोर्सेस जिनका इफेक्ट है क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसको एक तरफ लिखेंगे, बराबर में लिख देंगे ऐसे फोर्सेस जिसका इफेक्ट है एंटी क्लॉक। तो वहां से जो भी मेरा अननोन रहेगा वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बड़ा सिंपल तरीके से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखो क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक अगर मैं लिखूंगा अबाउट सपोर्ट डी, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, आर ए इंटू 4 मीटर, आर ए इंटू 4, फिर क्या आ जाएगा, देखो ये आर ए इंटू 4 का इफेक्ट क्या है क्लॉकवाइज, फिर प्लस 10 किलो न्यूटन मीटर, ये जो एक मोमेंट है इसका भी ये क्लॉकवाइज ही है, फिर माइनस 10 इंटू 3, फिर माइनस 10 रूट 2 माइनस 1 इंटू 2, ओके, फिर प्लस आर डी इंटू 0। लेट्स सपोज आर डी इंटू 0, क्योंकि आर डी का कोई लीवर आर्म ही नहीं है, वो उसी सपोर्ट से ही पास कर जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं बस लिख के दिखा दिया, आप वैसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको आर ए का वैल्यू पता चल जाएगा इजीली। तो सपोर्ट रिएक्शन आर ए का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों, सॉल्व करिए। तो ये आर ए का वैल्यू आपको निकलेगा 7.07 किलो न्यूटन। सिमिलरली आर डी का वैल्यू आपको निकल जाएगा 7.07 किलो न्यूटन। सॉल्व इट। तो ये मैंने बीम लिख दिया, ठीक है, बीम का ये ड्राइंग दे दिया। एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पे अभी नहीं दिखाया हूँ क्योंकि हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में एक्सियल थ्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक्सियल थ्रस्ट का जब लिखेंगे तब वहाँ पे मैं दूसरा ड्राइंग बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम शियर फोर्सेस का लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं इक्वेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। ठीक है, तो देखो शियर फोर्स फॉर ए बी इन ए बी, एक्स फ्रॉम ए, एक्स फ्रॉम ए मतलब मैं एक्स एक्स सेक्शन इस ए बी स्पैन में कट किया, ठीक है, और एक्स फ्रॉम ए ले लिया, तो ये मेरा स्पैन क्या बन गया, ऐसा। ये आर ए रिएक्शन यहां पर, दिस इज माई एक्स एक्स सेक्शन, और एक्स फ्रॉम ए लिया, ठीक है। अच्छा ये स्पैन लेंथ कितना कितना है, ये भी लिख लो नीचे, 1 मीटर था, ये भी था आपका 1 मीटर, एंड दिस वाज योर 2 मीटर, ठीक है, सी डी स्पैन 2 मीटर। तो x फ्रॉम a ले लिया मैंने। तो ये जो मेरा फेस है, चूंकि मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, तो ये जो मेरा फेस है एक्स एक्स वाला सेक्शन वाला, ये मेरा लेफ्ट फेस। तो लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स अपवार्ड, लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स अपवार्ड मतलब आर ए का इफेक्ट क्या है, अपवार्ड मतलब फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इस एक्स एक्स सेक्शन के जस्ट बगल में जो राइट फेस होगा उस पे डाउनवर्ड। तो ये दोनों मिला के डाउनवर्ड आ रहे इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों मिला के एक किस तरह का कपल दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो शियर फोर्स का नेचर पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है। तो हम कैसे लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो शियर फोर्स का इक्वेशन एस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस आर ए, ओके, प्लस आर ए। और कोई वेरिएशन है क्या इसका, नहीं, इट इज कांस्टेंट, कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट। सो शियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कहने का मतलब है शियर फोर्स एट ए इक्वल टू कितना, प्लस आर ए इक्वल टू 7.07 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट बी, एस एफ बी मीन्स ये एस एफ शियर फोर्स एट बी आपको जो मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही प्लस आर ए इक्वल टू 7.07 किलो न्यूटन। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। नाउ अब हम लिखते हैं शियर फोर्स फॉर बीसी स्पैन, और मैं क्या करूंगा, x लूंगा फ्रॉम बी, x फ्रॉम बी, कहने का मतलब है
बीसी स्पैन में अब एक एक्स एक्स सेक्शन को कट करता हूं। यहां पर मान लो ये एक्स एक्स सेक्शन मैंने बीसी स्पैन में ले लिया और एक्स का जो मेजरमेंट है मैं ले रहा हूं फ्रॉम पॉइंट बी। एक्स का जो ओरिजिन है वो पॉइंट बी से है। तो चलिए मेंबर कैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे आर ए, ओके, ये आपका पॉइंट बी, यहाँ पे एक वर्टिकल लोड है 10 किलो न्यूटन का कंप्रेशन, फिर यहाँ पे एक मूवमेंट अप्लाइड है 10 किलो न्यूटन मीटर का, ये आपका पॉइंट बी है और आपने एक्स भी मेजर किया है, ये एक्स एक्स सेक्शन आपने एक्स मेजर किया है फ्रॉम पॉइंट बी। तो देखिए ये जो फेस रहेगा ना, हम चूंकि लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो ये फेस मेरा कौन सा फेस है, हमेशा लेफ्ट फेस। तो इस लेफ्ट फेस पे कौन कौन सा फोर्सेस है, देखो शियर फोर्स का अगर इक्वेशन लिखूंगा एस एफ एक्स, तो आर ए अपवर्ड है लेफ्ट फेस पे, तो आर ए का प्लस हो जाएगा, आर ए का नेचर तो प्लस आर ए। फिर ये जो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है ये लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड है कि नहीं, तो डाउनवर्ड अगर लेफ्ट फेस पे है तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द 10 किलो न्यूटन लोड राइट फेस पे अपवर्ड, तो डाउनवर्ड अपवर्ड का एक कपल जो बनेगा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड अपवर्ड। ये जो कपल बना रहा है रोटेशन एंटी क्लॉक, तो नेगेटिव इफेक्ट, तो -10, ठीक है। तो इक्वल टू प्लस 7.07 माइनस 10 किलो न्यूटन, इतना का ही आपका शियर फोर्स हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपका -2.93 किलो न्यूटन। अब ये जो -2.93 किलो न्यूटन का शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, ये कहां से कहां तक के लिए वैलिड है, ओके, कहां से कहां तक के लिए वैलिड है, देखिए। तो मैं लिखता हूं शियर फोर्स एट बी, जस्ट राइट ऑफ बी, जस्ट राइट, तो यहां पे कितना होगा, इक्वल टू -2.93 किलो न्यूटन। अब मैं लिखता हूं शियर फोर्स एट सी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, है ना, जस्ट लेफ्ट में कितना आएगा, -2.93। वेरिएशन कुछ है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट है, नेगेटिव में कांस्टेंट, ठीक है, मतलब प्लस से माइनस में चला गया दूसरे वाले स्पैन में। नाउ शियर फोर्स फॉर नेक्स्ट स्पैन, शियर फोर्स फॉर बी सी हो गया सी डी स्पैन, एक्स फ्रॉम सी, एक्स को मैं कहां से डिफाइन करूंगा, एक्स फ्रॉम सी। तो मैं मेंबर बना देता हूं, देखिए यही डायग्राम मैं बीएमडी के लिए भी यूज करूंगा, तो मैं डायग्राम फिर दोबारा नहीं बनाऊंगा या फिर लिख दूंगा, कोई बात नहीं। आर ए सपोर्ट ए पर ये 1 मीटर का स्पैन, फिर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड, ठीक है। पॉइंट सी पर आपका फिर एक लोड था 10√2 या फिर 4.1 किलो न्यूटन का, 10√2 -1 का वैल्यू होता है 4.1 किलो न्यूटन, क्योंकि √2 का वैल्यू हमेशा देखो ऐसे रूट्स का वैल्यू याद 1.41, ठीक है, 1/√2 का वैल्यू 0.707, इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, तो फटाफट काम हो जाता है। कुछ फिर थीटा वीटा का वैल्यू, इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, जैसे ईएससी वगैरह में, वहाँ पे फटाफट सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो ये देखिए ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक मूवमेंट भी है 10 किलो न्यूटन मीटर का, 10 किलो न्यूटन मीटर का, फिर और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। और एक्स ये एक्स सेक्शन, ये आपने एक्स डिफाइन किया है फ्रॉम सी, ओके, और ये एक्स आपने डिफाइन किया है कहाँ से, फ्रॉम सी। तो देखिए हम लिख रहे हैं इक्वेशन को किधर से, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो ये जो मेरा फेस अगेन लेफ्ट फेस ही है, तो हर एक का इफेक्ट अब देख लेते हैं। तो शियर फोर्स का इक्वेशन अगर मैं लिखूँ वहाँ पे, अच्छा, और सपोर्ट रिएक्शन था क्या, सी पर कोई सपोर्ट रिएक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो एस एफ एक्स का अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखूंगा, प्लस आर ए -10 -4.1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो प्लस आर ए मीन्स प्लस 7.07 -10 -4.1, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, -7.07 किलो न्यूटन, अगेन कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि शियर फोर्स एट सी का जस्ट राइट पे कितना होगा, -7.07 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट डी, ओके, ये कितना होगा, -7.07 किलो न्यूटन,
इसका अगर मैं SFD यहीं पर आपको बना के दिखा दूं तो देखिए कैसे बने। तो ये देखिए मैंने लोडिंग डायग्राम लिख दिया, ठीक है, और नीचे SFD बनाने के लिए जगह स्पेस भी अपना बना लिया। तो देखो शियर फोर्स एट ए हमने निकाला था, तो शियर फोर्स एट ए का वैल्यू कितना आया था 7.07 और शियर फोर्स एट बी भी आया था सेम और प्लस में था। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना 7.07 पॉजिटिव, ठीक है। नाउ शियर फोर्स एट बी 7.07 था जस्ट लेफ्ट में, और जस्ट राइट में क्या हो गया था, उसका वैल्यू नेगेटिव में चला गया था -2.93। तो नीचे चले जाएंगे जस्ट राइट में उसी पॉइंट पर -2.93 का, ठीक है। और ये कांस्टेंट थी अप टू जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, ये कितना -2.93, ठीक है। अप टू जस्ट लेफ्ट ऑफ सी ये कांस्टेंट थी ना। आप एट जस्ट राइट ऑफ सी आपका अगेन नेगेटिव में ही गया था, डाउनवर्ड इंक्रीज हो गया था -7.07 और ये कांस्टेंट थी अप टू सपोर्ट डी, ये भी नेगेटिव और ये वैल्यू कितना 7.07 किलो न्यूटन। तो ये बन गया इसका SFD। पूरा मेंबर पे कांस्टेंट शियर फोर्स है, तो 3 अलग अलग शियर स्पैन है यहाँ पर, 3 डिफरेंट शियर स्पैन। समझ में आ रहा है? वो जहां पर भी शियर फोर्स कांस्टेंट होता है वो शियर स्पैन होते हैं। तो यहाँ 3 अलग अलग शियर स्पैन है। AB एक शियर स्पैन है जिसमें पॉजिटिव शियर फोर्स है, BC एक शियर स्पैन है जिसमें नेगेटिव शियर फोर्स है 2.93 मैग्नीट्यूड की, और CD एक शियर स्पैन है जिसमें 7.07 की शियर फोर्स है। ओके, तो ये देखो ये शियर स्ट्रेस नहीं, ये शियर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह वहां पे देखेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे ये बीम पे किस लोकेशन पे पॉजिटिव शियर फोर्स है, बीम पे किस लोकेशन पे नेगेटिव शियर फोर्स है, ये सब चीज अगर हमको पता रहेगा तो इससे हम शियर स्ट्रेस का जो साइन या फिर डायरेक्शन है ना, इसको इजीली हम डिसाइड कर पाएंगे शियर स्ट्रेस का क्या डायरेक्शन होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट फिर वहां पे लॉजिक में बताऊंगा, एक ऐसे मैंने बता रखा है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पे इन सब चीजों का यूज होगा। ये SFD BMD में जो पॉजिटिव नेगेटिव शियर फोर्सेस है माइंड में रखना है, ठीक है। मैं आगे अभी तो अपडेट कर रहा हूँ ना प्लेलिस्ट को, आगे चल के और बहुत खतरनाक टाइप से सोम पढ़ा दूंगा। बस आपको क्या है, पढ़ना है, आप कहीं इधर उधर मत भटकिए। आप 30,000 देंगे 50,000 देंगे, आपका पैसा टोटली वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। बेटर टू स्टडी नियर मी, 100% लिख के देता हूँ, एग्जाम निकाल लोगे। मेहनत करना पड़ेगा लेकिन एग्जाम निकाल लोगे, पैसा भी कम लगेगा। कुछ पैसा लूंगा जरूर है लेकिन एग्जाम निकलवा दूंगा, 100% लिख के देता हूं। हाँ, अगर मेहनत किए अकॉर्डिंगली तो। चलो ये शियर फोर्स बना लिया आपने। अब बेंडिंग मोमेंट्स, तो चलिए वही डायग्राम मेरा वही सब रहेगा। ओके, तो BM फॉर AB स्पैन, X फ्रॉम A, ठीक है। तो AB स्पैन मेरा क्या है, ये छोटा सा स्पैन, यहाँ पे RA, ये मेरा XX सेक्शन मैंने इसको कंसिडर किया है और ये X फ्रॉम A में मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो MX का इक्वेशन क्या होगा, प्लस RAX प्लस क्यों, क्योंकि देखिए XX सेक्शन के अबाउट मेरा टॉप फेस या लोडिंग फेस कौन सा है, ये ऊपर वाला फेस। तो XX सेक्शन के अबाउट ये RA जो है किस तरह से रोटेट करा रहा है मेंबर को, इस तरह से। तो देखिए टॉप फेस में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, मतलब सैगिंग इफेक्ट, पॉजिटिव मतलब सैगिंग मूवमेंट। इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखना है जब भी मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे किसी भी स्पैन के लिए। शियर फोर्स का इक्वेशन लिखने के लिए उसका शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन का आइडिया होना चाहिए। MX का इक्वेशन लिखने के लिए MX का साइन कन्वेंशन का आइडिया होना चाहिए, तभी करेक्टली लिख पाओगे, नहीं तो गलत सलत लिख दोगे। यहाँ पे माइनस लिख दोगे तो आंसर निकालोगे भी तो कोई मतलब नहीं है उस डायग्राम का। समझ पा रहा है? तो कॉन्सेप्ट ये साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट है, बस यही है। और MX का इक्वेशन लिखना तो सिंपल है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, टोटल फोर्स इंटू लीवर आर्म। मोमेंट क्या होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लोड का, वो फोर्स और वो लोड उस पॉइंट से कितना दूर पर है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितने दूरी पर है, यही चीज है मूवमेंट। वही लीवर आर्म आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो
बड़ा सिंपल है, फोर्स इंटू लीवर आर्म इक्वल टू मोमेंट, लेकिन उसका नेचर क्या होगा ये इक्वेशन में अच्छे से लिखते चलना है। तो इसका वेरिएशन देखो, वेरिएशन है लीनियर, ठीक है, वेरिएशन क्या है, लीनियर। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे एसएफडी में, देखो ये जो डायग्राम बना, मैंने एक चीज बताया था कि एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जहां पर भी पॉइंट लोड होगा वहां पे शियर फोर्स डायग्राम में दो ऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ऑर्डिनेट हैं क्या पॉइंट बी पर, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये एक ये दूसरा मान लो। और यहाँ पे जो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स होगा इट विल बी व्हाट, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस टू ऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे एसएफडी को देखते हुए, लोडिंग डायग्राम का, द डिफरेंस ऑफ द शियर फोर्स बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ओके, तो ये डिफरेंस क्या है देखो 7.07 माइनस 2.93, तो 10 किलो न्यूटन आ रहा है। और क्या यही 10 किलो न्यूटन लोड पॉइंट बी पर ऊपर लग रहा है शियर फोर्स में, सॉरी लोडिंग डायग्राम में, समझ रहा है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब लॉजिक, ताकि जब आपको एसएफडी दिया होगा या फिर बीएमडी दिया होगा वहां से लोडिंग डायग्राम निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सारे लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर, कहाँ पर, पॉइंट सी पर आपका दो शियर फोर्सेस है ना, एक ही सेक्शन पे, मतलब पॉइंट सी पर भी एक पॉइंट लोड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, इन दो शियर फोर्सेस का डिफरेंस, जैसे कि माइनस 2.93 माइनस 7.07 करोगे तो माइनस 2.93 प्लस 7.07 4.1 प्लस 4.1 किलो न्यूटन, मतलब डाउनवर्ड लोडिंग इतने का एक्ट कर रहा है ये उस पॉइंट पर, निकला, ठीक है। तो जहां पर भी शियर फोर्स डायग्राम में दो एक ही सेक्शन पे दो शियर फोर्सेस का वैल्यू मिलेगा, तो हमको ये समझ जाना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोडिंग डायग्राम पे कोई ना कोई पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड प्रेजेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिमिलरली अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाऊंगा, तो पॉइंट बी पे देखिए एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट है क्या, अगर पॉइंट बी पे एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट है तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसमें पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दो ऑर्डिनेट्स होंगे, ये पक्का है, दो ऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी एक पॉइंट पे दो ऑर्डिनेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोडिंग डायग्राम पे उसी पॉइंट पर एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट होना चाहिए, और उस कंसंट्रेटेड मूवमेंट का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा, सेम जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम में हम डिफरेंस बिटवीन शियर फोर्सेस एट दैट टू पॉइंट निकाल के लिख रहे हैं ना, उसी तरह से डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एट दैट टू पॉइंट्स एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन जब निकालोगे तो वो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा उस कंसंट्रेटेड मूवमेंट का, क्लियर है बस। और ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इक्वेशन लिखने का जो तरीका है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सब चीजों को यूज करके हम एसएफडी या फिर बीएमडी से लोडिंग डायग्राम बना पाएंगे इजीली, आसानी होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये सब और एक दो क्वेश्चन बताऊंगा और इसके बाद हम उन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम एसएफडी या फिर बीएमडी को पकड़ेंगे, वहां से लोडिंग डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। तो सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जितना भी अब तक बताया। तो ये देखो, ये वेरिएशन क्या है, लीनियर, क्या वेरिएशन निकला, लीनियर वेरिएशन। तो m एट a x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, m एट b x इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 7.07 किलो न्यूटन मीटर। अब ये जो m एट b निकला है, जस्ट लेफ्ट ऑफ b, जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट b, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं फॉर BC स्पैन x फ्रॉम B। तो देखो लोडिंग डायग्राम क्या है, x एक्स सेक्शन का क्या हो जाएगा, ये मेरा x एक्स सेक्शन, x फ्रॉम B मैंने लिया है, ये 1 मीटर, ये मेरा RA, ये 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और ये 10 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट, ओके। अब देखो mx इक्वल टू उस x एक्स सेक्शन पे, ये मेरा B, ठीक है, ये A पॉइंट,
एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर ए का इफेक्ट क्या है, सैगिंग, आर ए अपवार्ड है, सैगिंग इफेक्ट है इसका, प्लस आर ए एक्स, आर ए इंटू लीवर आर्म 1 प्लस एक्स। अब देखो ये जो 10 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली हॉगिंग इफेक्ट होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो 10 इंटू एक्स। फिर ये जो 10 किलो न्यूटन मीटर का पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है पॉइंट बी पर, उसका इफेक्ट क्या है, देखो ये एक्स एक्स सेक्शन और ये 10 किलो न्यूटन मूवमेंट, 10 किलो न्यूटन मीटर का जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेंबर को इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो टॉप फाइबर कंप्रेशन बॉटम टेंशन मतलब सैगिंग इफेक्ट है ना, तो पॉजिटिव मूवमेंट, तो प्लस 10 किलो न्यूटन मीटर। अब इक्वेशन को देखो, x के रेस्पेक्ट में बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन b से c स्पैन में कैसा है, लीनियर, क्लियर, वेरिएशन क्या है, अगेन लीनियर। तो चलो अब मोमेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो mx इक्वल टू, तो आर ए 7.07 1 प्लस एक्स प्लस 10 माइनस 10x यही है, तो m एट b जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट बी, ऑफ सेक्शन एट बी निकालना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0, तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो mb मेरा कितना निकल जाएगा, निकालो 7.07 इंटू 1 प्लस 10 है ना, प्लस 10, तो कितना निकल गया 17.07 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो अच्छा जब बीएमडी बनाएंगे तब देखना, ठीक है, मतलब वही दो, एक ही सेक्शन पे दो बेंडिंग मोमेंट आ गया, बी पर जस्ट लेफ्ट में आप जब देखा था तो 7.07 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट था, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जस्ट राइट में जो बेंडिंग मोमेंट आई वो 17.07 किलो न्यूटन मीटर का आ गया, और वेरिएशन क्या है, पॉजिटिव में ही है, समझ में आ रहा है। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड लोड है जो कि पॉजिटिव मूवमेंट का है, पॉजिटिव मूवमेंट उसका इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव, एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट, सॉरी एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट है जिसका इफेक्ट है पॉजिटिव, ये चीज हमको यहाँ से पता चल जा रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ अच्छा इसी में देखते हैं, फॉर x इक्वल टू 1 मीटर, फॉर ऐसे नहीं, x इक्वल टू 1 मीटर नहीं, फॉर एम सी मोमेंट एट सी, तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 मीटर, सॉरी 1 मीटर, तो x इक्वल टू 1 मीटर पुट करेंगे तो मोमेंट एट पॉइंट सी निकल जाएगा आपको, तो इसमें पुट करिए, एम सी निकालिए, तो ये एम सी निकलेगा आपका 14.14 किलो न्यूटन मीटर, और ये जो मोमेंट मिला है एमसी पर, ये किधर मिला है, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट सी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट सी, मिला है कि नहीं, क्लियर है। चलिए अब हम लिखते हैं mx बेंडिंग मोमेंट फॉर CD स्पैन। देखो बेंडिंग मोमेंट फॉर CD स्पैन, आप चाहे आप x फ्रॉम D भी लेके लिख सकता है, या फिर हम राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट लिख लेंगे, या फिर x फ्रॉम D भी लेके लिख सकता है, x फ्रॉम D लेके लिखेंगे मतलब x फ्रॉम D ले लेते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा हमको, x फ्रॉम D, तो x फ्रॉम अगर मैं D ले लूंगा, ये मेरा x एक्स सेक्शन, ये मेरा RD सपोर्ट रिएक्शन, और ये मेरा x है ना, और इसका जो स्पैन है x का जो रेंज है वो क्या है, x इक्वल टू 0 to 2 मीटर होगा, तो mx इक्वल टू, देखो अगेन ये किस तरह का इफेक्ट है RD का, सैगिंग इफेक्ट है या हॉगिंग, देखिए ये मान लो मेंबर है, ये मेरा लोडिंग फेस है, रेफरेंस फेस, तो RD मेंबर को ऐसे रोटेट करवा रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने के कारण टॉप कंप्रेशन बॉटम टेंशन जा रहा है, तो इसका इफेक्ट सैगिंग होगा पॉजिटिव, तो प्लस RD इंटू एक्स, लीनियर वेरिएशन, सो m एट D x इक्वल टू 0 m एट
कहाँ पर, सी, और ये सी का किधर मिलेगा, सी का जस्ट राइट में, क्योंकि जस्ट लेफ्ट वाला हम इससे पहले निकाल लिए थे, देखिए यहाँ पे, उससे पहले वाले इक्वेशन को यूज करके जस्ट लेफ्ट, तो इस वाले इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे तो सी का जस्ट राइट में मिलेगा। x इक्वल टू कितना 2 पुट कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, mc का वैल्यू 7.07 इंटू 2, क्या वही 14.14 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आई एम ए रैपर, मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, अभी मजे से पढ़िए। अब चलिए अब हम इसका BMD बना देते हैं। तो ये मेरा सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, ठीक है, ये मेरा पॉइंट लोड, ये मेरा कंसंट्रेटेड मूवमेंट, ये भी मेरा एक पॉइंट लोड, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये भी मेरा 1 मीटर के स्पैन, ये सपोर्ट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये 4.1 क्वेश्चन याद हो गया मेरे को, 4.1 का किलो न्यूटन लोड, 10 किलो न्यूटन का लोड, ये 10 किलो न्यूटन मीटर का लोड, ठीक है। तो चूंकि हम मूवमेंट का इक्वेशन लिखे थे लेफ्ट टू राइट, वेरिएशन भी हम लेफ्ट टू राइट बनाते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पॉइंट ए पर मूवमेंट कितना था 0, वेरिएशन क्या था लीनियर, ठीक है, 0 से कितना कहां तक मूवमेंट गया 7.07 तक पॉजिटिव। फिर पॉइंट बी पर 7.07 से आपका मूवमेंट का वैल्यू क्या हो गया था, इंक्रीज हुआ था, और वो इंक्रीज होके कहां तक पहुंचा था, पॉइंट बी पर कहां तक मूवमेंट आई थी 17.07, तो ये 17.07 हो गया, ठीक है, ये क्या है 7.07, ठीक है। यहां से फिर डिक्रीज होते हुए पॉइंट सी पर कितना आ गया था, लीनियरली वेरी कर रहा था, डिक्रीज होते हुए ये आ गया था 14 एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से डिक्रीज करते हैं ताकि 7.07 के ऊपर लगे, ठीक है। तो ये लीनियरली डिक्रीज हुआ था और ये वैल्यू आ गया था कितना 14.14 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर यहां से अगेन वेरिएशन क्या था आपका 0, एकदम ये स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू होगी, ठीक है, अप टू सपोर्ट डी, अप टू का सपोर्ट डी तक, ये 0। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी पॉजिटिव वेरिएशन एकदम। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 2 ऑर्डिनेट है, ये एक, तो यहाँ पर कोई ना, मतलब ये BMD है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉइंट बी पर बीम में एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दिस ऑर्डिनेट, तो इन ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो 17.07 माइनस 7.07, तो ये डिफरेंस क्या आ गया 10 किलो न्यूटन मीटर। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका इफेक्ट जो है उस मूवमेंट का, कंसंट्रेटेड मूवमेंट का, वो इफेक्ट है सैगिंग, तो ये इफेक्ट है सैगिंग, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ये सब चीज काम आएगा जब BMD से हम लोडिंग डायग्राम निकालेंगे। तो इसका लॉजिक क्या है, ये पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम जिस पॉइंट पर आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट है जो आपने पता लगा लिया, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन मीटर और उसका वैल्यू आ गया अगर प्लस में, तो उसका डायरेक्शन क्या है ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, हम एक सेक्शन ले लेंगे BC स्पैन में, एक XX सेक्शन ले लिया BC स्पैन में, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इसका मतलब यही हुआ, उसके आगे हम एक सेक्शन लेंगे तो वहां पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो सेक्शन ले लिया XX, अब इसका इफेक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्वियसली इस मेंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, यही मतलब हुआ ना, ऑब्वियसली इस मेंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तभी वो पॉजिटिव है। ये चीज हमको पता चलेगा कब, जब हम
चेक करेंगे या फिर इक्वेशन चेक करेंगे या फिर लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। जब हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट और मेरा जो टॉप फेस है, टॉप फाइबर है, वो मेरा रेफरेंस है, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आप राइट टू लेफ्ट, मतलब सपोर्ट डी से लेके सपोर्ट ए की तरफ आप इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आप इक्वेशन लिख रहे हो। तो ऐसे केसेस में इस मूवमेंट का जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, मतलब क्लॉक है या एंटी क्लॉक, पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो इस केस में जो पॉइंट भी है उसके आगे का जो स्पैन है उसमें एक्स एक्स सेक्शन हम ले लेंगे। लेट्स सपोज ये मैंने एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, ओके। वेल लेने के बाद क्या होगा, देखिए आपको राइट से लेफ्ट की ओर सारे लोडिंग, सारे सपोर्ट रिएक्शन को कंसीडर करके इक्वेशन लिखना होगा, फिर लिख के हमको जज करना होगा, मतलब एक बार हम क्लॉक डायरेक्शन लेंगे, एक बार एंटी क्लॉक लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उस एक्स एक्स सेक्शन पे कहीं पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपके पास है ही, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के हमको चेक करना होगा। अगर मैं क्लॉक ले रहा हूं तो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक ले रहा हूं तो क्या आ रहा है। अगर किसी डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर वो वैल्यू आ गया तो वही वो डायरेक्शन होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेफ्ट टू राइट लिखो या राइट टू लेफ्ट लिखो, इसी तरह से करना होगा। आपको पूरा इक्वेशन लिखना होगा हर एक लोडिंग को कंसिडर करके। जब मैं बताऊंगा बीएमडी से ऐसे ये लोडिंग डायग्राम या फिर एसएफडी से लोडिंग डायग्राम कैसे बनाना है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में, क्लैरिटी में। बस इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ आगे काम आने वाली है। चलिए एसएफडी बीएमडी हो गया। अब तीसरा डायग्राम क्या है, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, देखो ये चीज मैंने कौन सा चैप्टर में बताया, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने इन सब चीजों को पढ़ा दिया है, ठीक है। एक्सियल थ्रस्ट, टेंशन, कंप्रेशन सब पढ़ा दिया है, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस सब पढ़ा दिया है। बस मैं अपडेट कर रहा हूँ प्लेलिस्ट को, बारंबार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट को क्या हो रहा है, अपडेट किया जा रहा है, आपको और अपडेट किया जा रहा है, आपको और सिखाया जा रहा है, बस यही चीज है। तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, तो चलिए मेंबर को मैं बनाता हूं। तो देखना एक्सियल फोर्सेस के केस में हमेशा कंप्रेशन को नेगेटिव माना जाता है, टेंशन को पॉजिटिव माना जाता है, इसका ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। कंप्रेसिव कहने का मतलब है कोई मेंबर है तो मेंबर के अंदर की ओर जाते हुए फोर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, कंप्रेशन। मेंबर से बाहर निकलता हुआ कोई एक्सियल फोर्स दिखेगा तो वो होगा टेंशन, पॉजिटिव। क्लियर है, यहां तक समझ में आया साइन कन्वेंशन। अब देखो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। तो देखो सपोर्ट ए पर एक एक्सियल फोर्स थी, एच ए माना था। सेक्शन बी पे एक एक्सियल फोर्स थी 10 किलो न्यूटन की इस डायरेक्शन में। सेक्शन एच सी पर एक एक्सियल फोर्स थी 10 किलो न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? नाउ मेरे को एक्सियल फोर्स निकालनी है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्सियल फोर्स इन ये ए बी, ये बी सी, एस सी डी, एक्सियल फोर्स इन ए बी स्पैन। अगर मेरे को निकालना है तो जैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं सेम उसी तरह से हम एक्स एक्स सेक्शन लेंगे ए बी स्पैन में। अब देखेंगे ये जो एक्स एक्स सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर कौन सा एक्सियल फोर्स है। देखो कंप्रेसिव नेचर का एच ए है क्या, मतलब इस एक्स एक्स सेक्शन के, ये एक्स एक्स सेक्शन है, इस एक्स एक्स सेक्शन के अंदर की ओर जाते हुए तो माइनस एच ए, तो एच ए का वैल्यू क्या है 0, तो एक्सियल फोर्स इन ए बी 0। सिमिलरली ये हो गया 0 इसका, ठीक है। अब मिटा रहा हूं मैं, यहीं पर सब कुछ बता दूंगा, कॉपी पे लिखते चलो। अब मेरे को लिखना है एक्सियल फोर्स कितना है इन बीसी सेक्शन, बीसी मेंबर, ठीक है। तो बीसी में कोई एक्स एक्स सेक्शन लिया, ठीक है। अब ये एक्स एक्स सेक्शन को बाहर निकाला। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है, 2 फोर्स है, एक एच ए है अंदर की ओर जाता हुआ कंप्रेसिव, दूसरा क्या है 10 किलो न्यूटन का एक लोड है वो भी अंदर की ओर जाता हुआ है। तो मैं इस एक्स एक्स सेक्शन पे, बीसी एक्स एक्स सेक्शन पे मैं अगर एक्सियल फोर्स लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा मैं, माइनस एच ए माइनस 10। अरे बहुत बहुत भरा हुआ है दिमाग में, इसलिए क्या बोलेंगे आप, पढ़ो पढ़ो, जितना लूट सकते हो लूट लो। जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान, कबीरदास का कहावत है ना।
तो देखो, तो लिखूंगा एच ए का वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया -10 किलो न्यूटन, है ना। तो बी से लेके सी स्पैन में जो आपका एक्सियल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, -10 किलो न्यूटन मीटर। उसी तरह सी डी स्पैन में एक्सियल फोर्स निकालना है, तो एक सेक्शन ले लिया सी डी स्पैन में एक्स एक्स, और इस एक्स एक्स सेक्शन को बाहर निकाल के यहाँ पे सारे फोर्सेस को देख लिए। एच ए है इस डायरेक्शन में, 10 किलो न्यूटन है इस डायरेक्शन में, फिर 10 किलो न्यूटन है बाहर की ओर, तो -HA -10 +10, तो -10 + 10 खत्म, तो HA का वैल्यू 0। तो सी डी स्पैन में एक्सियल फोर्स कितना, 0। सी डी स्पैन में एक्सियल फोर्स 0, समझ में आया। तो एक्सियल फोर्स इस बीम में, एक्सियल फोर्स जो है इस बीम में एक ही स्पैन में है, और वो कौन सा, BC स्पैन में, और वो भी किस नेचर का है, कंप्रेशन का, ठीक है, और बाकी सब में 0। तो इसका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम कैसे बन जाएगा, देखिए इसका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बन जाएगा, ये बीम है मेरा, ओके। अब सिंपली बनाता हूँ इसका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। देखो ये बीम है, तो एक्सियल थ्रस्ट, कंप्रेशन है तो इसको कहीं भी दिखा दो यार, एक बॉक्स बना दो, ये बी से लेके ये सी स्पैन बना दो इधर, ठीक है। ये पॉइंट लिख दो इधर बी, ये लिख दो सी, ये लिख दो ए, ये लिख दो डी, यहाँ पे लिख दो -10। तो दिस इज योर एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो ठोको लाइक, ठोको ताली एज ए नवजोत सिंह सिद्धू, ओके, कपिल शर्मा शो। देखो यार, ESC गेट क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट डिकोडर को फॉलो करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप बच्चे हो, बच्चे कहने का मतलब है फ्रेशर हो, ठीक है, बीटेक वगैरह में हो, या फिर जस्ट अभी अभी पास भी हुए हो, साल भर इधर उधर पढ़ लिया, देख लिया, दिमाग लगा लिया, अभी भी अगर ये वीडियो दिख गया आपको, कुछ भी दिख गया, हमारा एक भी वीडियो दिख गया, तो वहां से फॉलो कर लीजिए, पूरा सब देखिए, सब पेपर अपलोडेड है। हाँ, सब कुछ फ्री में नहीं है, कम पैसा में है। जैसे कि मैं सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम हमारा एनरोलमेंट फी होता है वो 700 होता है, 700 से लेके 1200 रुपया तक एक सब्जेक्ट का प्राइस है। और वो भी जो हाई प्राइस वाला सब्जेक्ट है, वो भी 2 ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्राइस मैंने हाई रखा हुआ है। वो भी कौन सा, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एंड दूसरा पेपर है एनवायरो। स्ट्रक्चर का फीस है 1000 रुपया और एनवायरो का 1300 रुपये। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, BMC, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, स्टील, जितने भी सब्जेक्ट है, सबके फीस है RS 700 रुपीज, ठीक है। अगर आप ओवरऑल पैकेज में एनरोल करते हो, जिसमें हम ऑफर भी लाते रहते हैं, तो ये अभी ऑफर चल रहा है अपने चैनल के ऊपर। अब आप अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर का, फ्रॉम प्ले स्टोर। आप जाएंगे एंड्रॉयड पर, कॉन्सेप्ट डिकोडर मारेंगे, आपको एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में मैं एंड्रॉयड ऐप का लिंक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आप वहां पे कोर्स को देख सकते हैं आराम से, आसानी से, प्यार से, ठीक है। सब कुछ वहीं अपडेट होती है, यूट्यूब पे भी अपडेट होती है और वहां अपडेट होगी। मैक्सिमम हम लोग अब यूट्यूब से एंड्रॉयड पर शिफ्ट करेंगे, क्लियर है। सो आप एंड्रॉयड ऐप को ज़्यादा फॉलो करिए, कोर्सेज देखने के लिए आप उसी को यूज करेंगे। वहाँ पर लाइव सेशन भी होंगे, लाइव क्लासेस होंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लास मैं लूँगा नेक्स्ट मंथ, वो लाइव आएगी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, क्लियर है। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिए 7008420353। अगर आप हमको पसंद करते हैं तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। इसी नंबर से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पे जाइए, कॉन्सेप्ट डिकोडर लिखिए, हम मिल जाएंगे, वहाँ पर लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पे आइए, कॉन्सेप्ट डिकोडर लिखिए, सर्च करिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मोबाइल में, ताकि आप देख पाओ। रेगुलरली 6 से 7 घंटा का वीडियो, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसका अपडेट होते रहता है, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम 80% कंटेंट जो भी है पूरे इंजीनियरिंग की अपडेट हो चुकी है। आप लकी हो, मात्र अभी 20% कंटेंट बचा हुआ है, तो आप उन 80% को जब तक पढ़ोगे ये खत्म हो जाएगी आपके आने वाले एग्जाम तक, ठीक है।
जब ये थियोरेटिकल पोर्शन सब कुछ कवर हो जाएगी, इसके बाद मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग तो मैं इनको पढ़ाते वक्त करा ही रहा हूँ, जैसे ये सोम करा रहा हूँ, यही तो हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग। लेकिन अलग से क्वेश्चन पेपर लूंगा हर एक एग्जाम का, एसएससी का ले लिया, हर एक साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे एट ए टाइम। कोई ये नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट का सॉल्व कर रहा हूँ, बस प्रीवियस ईयर सॉल्विंग, ये ईयर वो ईयर, ये ईयर वो ईयर, उन सबको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग रेस्पेक्टिव एग्जाम का। ठीक है, तो उससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा कि अपने ही कंटेंट में से, है ना, कहीं ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, या फिर ये इजी ये वो मास्टर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर, इतना में ही हो जाएगा। ठीक है, और आपका नहीं भी कम से कम तो 3 लाख रुपया सेव हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और हाँ, धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा एकेडमी में मत जाइए। समझ पा रहे होगे हिंट? ओके, बहुत ऑफर मेरे को आए हैं बहुत जगह से, लेकिन क्या करें, हमको पता है क्या होता क्या नहीं है। हम जाएंगे, मेरा इस्तेमाल किया जाएगा, फिर क्या, फिर कहीं है बैठे हुए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बताया था कि एसएफडी या फिर बीएमडी को यूज करके उसका लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, इनको फॉलो करेंगे, फिर गेट वाले ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मैं पहले एसएफडी बीएमडी इनका कवर कर देता हूँ, क्योंकि अभी अपना हाइड्रोलॉजी भी चल रहा है ना। हाइड्रोलॉजी में अभी यूनिट हाइड्रोग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट हाइड्रोग्राफ वगैरह का डिस्कस करने के बाद अपन डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, फ्लड, ये 2 चैप्टर होने के बाद मतलब फ्लड राउटिंग वगैरह, इसके साथ आपका हाइड्रोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में एनरोल कर लीजिए ₹700 पे। सो पैरेलली आपका सोम हाइड्रोलॉजी चलता रहेगा। गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट 2022 एंड ESC, SSC, JEE एंड ऑल एग्जामिनेशन, फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर। बार बार कह रहे हैं, टेक केयर।